दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं, इसमें देश की राजनीति में लगातार गर्म होती जा रही है और लगातार सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपनी-अपनी जो समीकरण है उसको साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में विभिन्न पार्टियों में अंदरूनी कलह भी देखी जा रही है, क्यों जिन्हें टिकट मिल गया वह खुश हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से, और जिन्हें टिकट नहीं मिलता, जो दावेदार होते हैं, उनका असंतोष कहीं ना कहीं मुखरता के साथ सामने आ जाता है। जो अपनी उनकी जो पार्टी होती है, उनके राजनीतिक दल होते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाते हैं। और खास तौर से बीजेपी ऐसी अनुशासित पार्टी कही जाती है जहां पर अनुशासन से बंधे हुए नेता ज्यादातर दिखाई देते हैं, और लेकिन असंतोष की जो सुगबुगाहट है वह गुजरात में इस बार बड़ी मुखरता के साथ सामने आ रही है। गुजरात ऐसा ही राज्य है जहां बीजेपी लगातार अनेक वर्षों से विधानसभा में और लोकसभा में दोनों बहुत मजबूती से अपना एक तरह से ना एक छत्र राज कायम रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी जहां से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, दोनों का जो गृह राज्य है, और एक तरह से कहा जाए तो दोनों की पकड़ राजनीतिक रूप से इतनी मजबूत है गुजरात के अंदर कि असंतोष भी नजर नहीं आता इन दोनों के, जब से इनका नेतृत्व गुजरात के अंदर हुआ शुरू। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर असंतोष ऊपरी सतह पर बीजेपी के अंदर दिखाई देता है, और लगातार ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर लोकसभा टिकट जिन्हें दिया गया है उनके खिलाफ वहां के जो भाजपा के कार्यकर्ता है, नेता है, लगातार मुखरता के साथ विरोध कर रहे हैं, सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय पर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या इस बार गुजरात में बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं? तो जिस तरह से वहां पे गुटबाजी दिखाई दे रही है, जिस तरह से असंतोष दिखाई दे रहा है गुजरात के अंदर, उसने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। तो ये जो असंतोष है, क्या विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, क्या उसको कैच कर सकता है? क्या बीजेपी को कुछ लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पैनलिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ जिगर दोषी जी जुड़े हुए हैं, गुजरात से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर उनकी बहुत ही ख्याति है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही रीना ब्रह्मभट्ट जी भी हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हुई है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही गिरीश जोशी जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गुजरात से आते हैं भी, और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं रीना जी से करता हूँ। रीना जी, आपको क्या लगता है गुजरात के अंदर जिस तरह से तस्वीर दिखाई दे रही है, और पिछली अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो गुजरात में बीजेपी जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर लिया बीजेपी को लेकर, वहां के सभी नेताओं ने स्वीकार भी किया, और चाहे नए मुख्यमंत्री उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वहां बनाए, उसके बावजूद भी सभी जो भाजपा के नेता थे कहीं भी असंतोष नहीं दिखाई दिया और सभी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बार ऐसी कौन सी, क्या ऐसा कुछ परिवर्तन गुजरात के अंदर हो रहा है जो बीजेपी में जो असंतोष है वह लगातार मुखर होता जा रहा है और लगातार बीजेपी नेतृत्व की परेशानी का सबब बनता जा रहा है? इसके पीछे आप क्या कारण देखती हैं? क्या ऐसे कौन से विषय सामने आ रही हैं? बीजेपी की चुनौतियां लगातार गुजरात के अंदर बढ़ गई हैं। रीना जी। जी प्रशांत जी, सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें। क्योंकि ये देखा जाए तो देखो, गुजरात है वो पूरे देश के लिए एक मॉडल स्टेट है। मोदी जी की जो राजनीति की शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी, आप देखो तो। इसलिए एक कहीं बहुत बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लेबोरेटरी भी है। जो पहले बोलते हिंदूवादी, लेकिन ऐसा नहीं है, मॉडल स्टेट है। तो विकास की गैप भी आप बोल सकते हो। तो एक लेबोरेटरी बना हुआ है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि लोकसभा की अब के बार के इलेक्शन में बीजेपी का टारगेट ऐसा था कि यहाँ की जो भी 26 सीटें हैं वहां 5 लाख के ज्यादा से मार्जिन से जीतनी है। लेकिन अभी चित्र पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज कोई भी राजनीति में आता है तो वो सेवा करने के बजाय अपना निजी स्वार्थ बोल सकते हैं कि साधने के लिए आता है। लेकिन अब के जो अभी जो परिदृश्य है उसमें आप देखें तो अब तक सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि कांग्रेस से सबसे ज्यादा लोग कोई ना कोई बोलते नेता 2002 से लगभग अब तक आप देखो तो लगभग 100 से ज्यादा जो प्रचंड और जो प्रभावी नेता है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। छोटे मोटे की तो बात अलग है। और बोलते हैं कि भर्ती मेला बाकायदा चल रहा है, वेलकम पार्टी योजी जा रही है, तोड़फोड़ कमेटियां रची जा रही है। जैसे कि बीजेपी का जो उद्देश्य है वो जैसे कि जीतने के बजाय कांग्रेस को खत्म करने का हो, ऐसा एक दृश्य कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि पहले आपने भी सुना होगा कि मोदी जी ने बोला था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। लेकिन मैं एज पत्रकार आप देखो या नागरिक के तौर पर देखो तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत को करने की जरूरत है। वो एक पार्टी है, वो अपने बोल सकते अपने बलबूते पर खड़ी है, उसके खुद की कोई विचारधारा है और वो विपक्ष है, तो हमको उसको मिटाने का पहली बात तो क्या जरूरत है। मुझे नहीं लगता है राजनीति में को आप लोकशाही में उसमें भी विपक्ष को मिटा के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या बोल सकते को जरूरी चीज है। एक बात ये है। दूसरी बात है कि असंतोष, तो आप कितना भी असंतोष हो उसको कुचड़ने की आप कोशिश करोगे लेकिन कभी ना कभी बाहर आएगा ही।
क्योंकि जो लोग सालों से जो लोग कुछ है कि बीजेपी से बोल रहे हैं कि वफादार होकर एक पार्टी में काम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो उनको क्या मिल रहा है आज? क्योंकि पैराशूट जो उम्मीदवार है वो आएंगे, उसको अभी कल कल शामिल होंगे तो उनको आज टिकट मिल रहा है और वो लोग सालों से सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ एक बोल सकते हैं, गुजराती में एक उक्ति है प्रशांत जी कि गाभा बांधने के लिए, मतलब कपड़ा पहुंचने के लिए उनको रखा गया है। जैसे ऐसी ऐसी बातें आ रही है, जो दोनों मेरे जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको भी मालूम होगा कि ऐसी बात कही जा रही है कि गाभा मारने के लिए उनको रखा है जैसे। और ये मान्यता जो है आज कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बलवा का रूप धारण कर रही है विद्रोह का। एक बात है, दूसरी की पुरुषोत्तम रूपाला साहब ने जो बोला कि उन्होंने शायद मेरे ख्याल से ऐसा कोई उनका कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन जो शब्द बोले गए तो क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ जो क्षत्रिय समाज है उनका मन में क्या है कि थोड़ा दुख हो गया कि हमारी जो मेंटालिटी है, क्योंकि क्षत्रिय जो लोग होते हैं बहन बेटियों के बारे में बोलते हैं, बहुत मान सम्मान और रुतबा रखते हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल जायज और बोल सकते नागवारा हुई। तो आप देख सकते हो कितना आंदोलन चल रहा है अभी कि कितना भी उसको बुझाने की जगह कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी कहीं भी आप देख रहे हो कि असंतोष की आग जो है बुझ नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा आप बोल रहे हैं कि पूरे गुजरात पार नहीं तो काल बांध में ले लेगी। और अभी आप देखो काफी कुछ जिले में प्रसर चुकी है। और यहाँ साबरकांठा में आप देखो तो वहां भी अभी विरोध चालू है, बड़ौदा में देखो तो वो भी चालू है, फिर जूनागढ़ में वो भी चालू है। 5-6 जगह ऐसी है कि जहाँ कहीं ना कहीं आप देखो तो विद्रोह के मुंह में प्रजा है। तो ये गुजरात है जो मॉडल स्टेट है बीजेपी का। आप देखो तो गुजरात में आज असंतोष की जो है आग वो कहीं से भी डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि आज नहीं कल अगर मोदी जी आएंगे तो उसको मतलब कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अब देखो गृह मंत्री से भी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री से भी नहीं हुआ है, तो अब देखो मोदी जी आके इन फ्यूचर, अभी तो कोई बात नहीं कब आने वाले हैं, लेकिन एक ऐसी बात है कि आज नहीं तो वो कल आएंगे और उनके प्रति लोगों की जो बोल रहे हैं कि एक निष्ठा है कहीं ना कहीं, या फिर बोल सकते विश्वास है, या बोल सकते कि उनके प्रति एक सम्मान मान जो है उसकी वजह से शायद कुछ फायदा हो। अदरवाइज मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर गुजरात में अगर नुकसान उनको हो गया तो उसका बहुत बड़ा काफी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि उनका गृह राज्य है, उनका वतन है, आप देखो तो मॉडल स्टेट है, जिसकी जो फॉर्मूला है वहां से यहाँ से ही बन के आती है। तो ये सब जो बात कुल मिला के अब हम देख सकते हो कि उसका इम्पैक्ट काफी कुछ हद तक आ सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है आपके बार कि बिल्कुल असर नहीं आएगा, उसका कुछ ना कुछ असर तो अवश्य आने वाला है। आप देखो तो 26 की 26 जितनी सीटें है उसमें से कुछ सीटें जो है उस पर अवश्य पक्का आप देखो तो कुछ ना कुछ असर आएगा। प्रशांत जी। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि इस बार असर दिखाई दे रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में भी परिणाम के अंदर भी दिखाई देगा। और इन शब्दों के साथ में गिरीश जी के पास, तो गिरीश जी आपको क्या महसूस होता है, जैसे रीना जी ने कहा कि जो असंतोष है कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखाई जरूर देगा चुनाव परिणाम के अंदर भी, चुनाव के अंदर भी। और ऐसे में जैसे उन्होंने एक बात हो गई, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हो सकता है काफी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी से गुजरात के लोगों की एक निष्ठा, एक समर्थन लगातार जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो इतनी बदल गई हैं कि जो असंतोष है वह काबू में नहीं कर पा रहा बीजेपी का नेतृत्व, और केवल प्रधानमंत्री जी से ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, कुछ दखल देंगे, उसके बाद कुछ हो सकता है स्थिति बेहतर हो जाए। लेकिन ऐसे कौन से इतने मजबूत कारण हो गए हैं, आप क्या समझते हैं कि जिन कारणों की वजह से ये सारा संतोष सामने आ रहा, मुखरता के साथ सामने आ रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है? गिरीश जोशी। प्रशांत जी, पहले तो गोदी मीडिया का एजेंडा मैं नहीं चलाऊंगा कि इन्होंने लार्जर देन लाइफ जो मोदी जी का पिक्चर क्रिएट किया था, ऐसा कुछ था नहीं। मार्केटिंग में इनकी मास्टरी है। अगर इतनी इनकी मास्टरी होती तो जय नारायण व्यास, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा ये सब छोड़ के नहीं चले जाते। वही लोग बैठे हुए हैं, वो जाए या उनको डर है या उनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी मुसीबत में हमको काम आ जाएंगे। ऐसा नहीं, अनरेस्ट हुआ है। काफी स्टेट मोदी जी के पीएम बनने के बाद हमने गंवाए भी हैं। आप देखिए पोजीशन क्या है कि आप इस आदमी की हिस्ट्री देख लो कि पुरुषोत्तम रूपाला सबसे पुराने और नटोरियस एलिमेंट। इन्होंने जो बोल दिया उसके पीछे इनकी गलती मैं ऐसे नहीं मानता हूं। अगर मैं इसको एनालिसिस करूं तो 2 बार आगे भी गवर्नमेंट को उठा के फेंकने का इन्होंने कोशिश करा, और इन्होंने उस कौम को छेड़ दिया है जिसका कभी सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है। आज ये राजपूत कौम जो है जिसको इन्होंने छेड़ा है वो इतना जल्दी मानेगी नहीं, और नहीं मानेगी। और अगर इसको पार्टी निकालती है, आप मेरे को बताइए ऐसी क्या मजबूरी है मोदी सरकार की कि इस आदमी को आपने अच्छी की तो टिकटें काट दी, गुजरात में, बड़ौदा में काट दी, अमरेली में काट दी, तो आप इसको क्यों नहीं काट सकते? तो ये अभी गेम टू एंड वॉर है, ये पॉलिटिकल गेम है, ये इतना इजी नहीं है जो सरफेस पे दिख रहा है।
ये बहुत डीप गेम है और इसका नतीजा भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जैसे भी है अभी इन्होंने पहले सेटलमेंट करने की कोशिश करी। मैं आपको अभी का इंसिडेंट दे दूं, ये हमारे दोनों सीनियर पत्रकार बैठे हुए एग्री करेंगे कि इनके जो प्रमुख है सीआर पाटिल, इन्होंने गांधीनगर में कमलम में मीटिंग बुलाई थी 156 एमएलए की, उसमें से 100 ही आए, 56 नहीं आए। उसके बाद इन्होंने बिल्कुल अपनी वो देसी वाली जो सिस्टम है कि सबको डरा के रखो, वो मोदी जी का कैरिकेचर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला सब अपना हाथ ऊपर करो, 5 लाख वोट से ज्यादा जीताना है, मैं सबके फोटो निकाल लेता हूं, बाद में उसका हिसाब किताब होगा। बाहर निकलने के बाद कॉन्फिडेंशियली जो आदमियों से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि हम क्या इनके नौकर हैं, ये हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां 100 में से कम 80 एमएलए ऐसे थे जो करोड़पति हैं और अपने अपने एरियाज में बहुत पावरफुल आदमी है। तो आप ये स्कूल नहीं चला सकते हो, ये स्कूल नहीं है ना, आप उसके प्रिंसिपल हो। तो ये सब जो रिएक्शंस आ रहे हैं और असंतोष, आप देखिए, आप बेसिक समझ लीजिए, जितने भी यूथ से बात करते हैं कि आज हमको कम से कम 25-24 साल हो गए गुजरात में भाजपा सरकार। 18 साल का बंदा जो भाजपा में जुड़ा था वो पहुंच गया 50 के आसपास। अब उसको फ्यूचर में एमएलए अगर बनना है तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 5 साल में। तो इनके पास रहा क्या? तो आपने जो थियरी थी कि डिवाइड एंड रूल करो, आपने पटेलों के टुकड़े करवा दिए, अब आप दरबारों के टुकड़े करवाने चाहते हो। ये थियरी पुरानी हो गई और काफी अवेयरनेस पब्लिक में आ गई है। तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डीप गेम है, शायद गवर्नमेंट पे ही खतरा खड़ा हुआ है गुजरात में, ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं। जी जी जी, थोड़ी गंभीर बात आपने कही कि गुजरात के अंदर जो पार्टी के अंदर है वह कहीं ना कहीं इतनी ऐसी गंभीर स्थिति में है कि संभालना बड़ा मुश्किल हो सकता है पार्टी के लिए, भाजपा नेतृत्व के लिए। और मैं जिगर जी पसंद, जिगर जी क्योंकि लगातार आप भी गुजरात की राजनीति को देखते रहे हैं, लगातार समझते रहे हैं, तो ऐसे जैसे गिरीश जी ने भी बड़ी गंभीर बातें कही कि जो गुजरात भाजपा है या भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से सिंगल हैंडेड भाजपा को वह लगातार अनेक वर्षों से रन करते रहे हैं, तो आज जो परेशानी भाजपा के अंदर आ रही है उसी वजह से आ गई है। क्योंकि एक ही नेतृत्व, एक ही नेता, कहते हैं ना कई बार चीजें लगातार अगर एक ही मोड में रहे तो कहीं ना कहीं वह परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो जिस तरह से वहां के नेतृत्व खुली छूट नहीं दी गई, खुला एक उन्हें नेतृत्व नहीं दिया गया गुजरात के जो अन्य नेता हैं, तो उसका वजह से ही आप भाजपा के अंदर ये परेशानी महसूस कर रहे हैं आप। और जैसे रीना जी ने कहा कि पैराशूट उम्मीदवार, पैराशूट जो नेता आ जाते हैं, वह भी कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर कहीं ना कहीं हक छीनने का काम कर रहे हैं। जिगर जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, दिक्कत और परेशानी तो बिल्कुल है गुजरात भाजपा में, उसमें कोई दो राय नहीं है, साफ बात दिख रही है। इसका सबसे सीधा एक सादा एग्जांपल, एक लेमन लैंग्वेज में, एक आम जन की भाषा में ये कह सकता हूँ कि अगर 100 लोगों की बस हो, उसमें आप 150 लोग भर दो, तो सीधी बात है 50 लोगों को तो खड़ा रहना पड़ेगा या कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो 50 लोगों को सीट मिलने वाली नहीं है। अगर आप कदावर है, बाहुबली है, ताकतवर है, या फिर आपके रिलेशन अच्छे है, तो शायद आपको सीट मिल जाएगी, थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं कोई एक स्थान मिल जाएगा पार्टी में, या कोई पोस्ट मिल जाएगी, या फिर कहीं आपका काम हो जाएगा। और अगर बहुत पावरफुल है तो शायद टिकट मिलने के आसार है। अब ये सारी बातें रिफ्लेक्ट होकर पिछले इस बार के जो चुनाव अभी आ रहे हैं उसमें सारी बातें हो रही है, दिख रही है। पिछले चुनाव या पिछली जो राजनीति है भाजपा की, पिछले 27 वर्षों से जो सरकार है, उसका अगर लेखा जोखा करे तो मोदी जी बिल्कुल, इसे मैं एक भाषा में ये कहता हूँ कि मोदी जी बिल्कुल भरी हुई थाली देकर गए थे। अब यहाँ पर जो दिक्कत हुई वो ये हुई कि यहाँ पे चाहे सरकार की तरफ से हो या संगठन की तरफ से, गिरीश जी ने जो नाम लिया या रीना जी ने जो बताया, उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद एक एक लेवल पर आकर कहीं संभाल नहीं पाए। वो मोदी जी की तरह संभालने गए, फेल हो गए, संभाल नहीं पाए। वो अमित शाह जी की तरह संभालने गए, फेल हो गए, संभाल नहीं पाए। विधानसभा चुनाव तक ये बात दिख रही थी कि सब संभाल रहे, पर उसके बाद पिछले 1.5 वर्षों में जो हालत हुई है, जैसे एक भर्ती आंदोलन चालू हो गया कि चाहे कोई भी पार्टी का बंदा हो, हमारे वहां भर लो। और उस वजह से जो पुराने कार्यकर्ता है, 25, 30, 40 साल पुराने कार्यकर्ता, उनमें एक जबरदस्त रोष पैदा हुआ। पहला कारण वो यहाँ पे ये सबब बना कि पार्टी के अंदर अंदर विरोध शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे जिले हैं, इलाके हैं जहां से मुझे फोन आते। कल भी एक सबसे बड़ा आज की तारीख में जो उपद्रव चल रहा है राजकोट सीट पर, जहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, उसके बाद क्षत्रिय राजपूत समाज ने बहुत ही पुरजोर तरीके से उस स्टेटमेंट का विरोध किया है। क्योंकि वही है जिन्होंने 562 रजवाड़े जोड़कर भारत को एक बनाया है, अपनी सारी संपत्तियां दान में दे दी, और जब जरूरत पड़ी तब उन्हीं की स्त्रियों ने, बहन बेटियों ने जोहार करके इस देश की अस्मिता की भी रक्षा की है। अब इतनी बड़ी कास्ट और इतनी कम्युनिटी जिन्होंने देश के लिए इतना जब्त किया है, उनको अगर आप कुछ बुरा भला कहेंगे तो सीधी बात है कि उसका एक रिएक्शन होगा, बहुत ही बड़ा होगा, और इस बार दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती में मैं ये नहीं मानता कि भाजपा उसको सॉल्व नहीं कर सकती।
रूपाला जी ने 2 हाथ जोड़ के माफी मांग ली, 2 बार मांग ली, उसके बाद नहीं था तो वो आज के उनके जो सबसे कर्ता धर्ता है, सर्वे सर्वा है, CR पाटिल भाजपा के प्रदेश प्रमुख, उन्होंने भी हाथ जोड़ के कल माफी मांग ली। ये स्टेज आज तक उन्होंने भी नहीं देखा। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि आज तक CR पाटिल जी ने कहीं हाथ जोड़कर माफी मांगी हो, ऐसा दिन नहीं आया, जबकि ये दिन आज देखना पड़ रहा है भाजपा को। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उस सारी चीज और सारी जो कवायद है उसको संभालने में, समेटने में पार्टी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, बहुत बड़े लेवल पे। ये एक ओवरऑल जनरल परसेप्शन की बात है और सारा जो वाक्य है वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर हम सीट वाइज बात करें तो अमरेली विधानसभा की जो सीट है उसके अंदर पार्टी के जो 2 गुट है वहां पर भी अंदरूनी फाइट और मारामारी हुई। कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आ गई और उस वजह से वहां की सीट में काफी गजगरा पैदा हो गए, जिसका फायदा शायद ऑपोजिशन को थोड़ा बहुत मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जीतने की कगार पर, लेकिन जनता के बीच एक मैसेज जाता है कि ये क्या चल रहा है भाजपा और जो शिस्तबद्ध कैडर बेस्ड पार्टी है उसके अंदर। एक और सीट है जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, राजकोट विधानसभा, जहां पर ये पुरुषोत्तम रूपाला जी का जो स्टेटमेंट आया और बाकी जो सारी चीजें चल रही है भाजपा के अंदर के ही बीजेपी में जो नेता है जो राजपूत क्षत्रिय समाज से आते हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और बात बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई है। जबकि कहा ऐसा जाता है, हमने देखा भी ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे कदावर नेता, इतने समय के मुख्यमंत्री को भी एक झटके में हटाकर अगर वो मोहन जी जैसे नए व्यक्ति, जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं संगठन के अलावा, उनको भी अगर वो बिठा सकते हैं। और हमेशा बीजेपी इस बात में माहिर रही है कि अपने कोई भी पुराने व्यक्तियों को साइड में बिठा के नए लोगों को आगे लाना, ताकि नई पीढ़ी को एक नया एक नेतृत्व मिले और देश को और समाज को भी उसका फायदा हो। जबकि ये इनको क्यों नहीं हटा पा रहे, वो बीजेपी के अंदर का मामला है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जिस वजह से बीजेपी आज की तारीख में भी उनको 3-4 दिन से 5 दिन से जब चल रहा है फिर भी उनको हटाने में असक्षम रही है। तीसरी एक सीट है वडोदरा लोकसभा। बड़ौदा की सीट में हमने देखा रंजनबेन भट्ट नाम आया था, फिर काफी विरोध हुआ इंटरनली पार्टी के द्वारा। एक ज्योतिबेन पंड्या करके बहुत पुराने इनके कार्यकर्ता है, नेता भी है, उनकी तरफ से भी पुरजोर विरोध हुआ, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद इनकी टिकट बदल के किसी और को दे दी गई। अब वो जो नेता है वो भी बिल्कुल एकदम संगठन से है, बिल्कुल नया फ्रेश फेस है, जिनको भी शायद सारे जितनी जनता है या वहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता है बड़ौदा के, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं वहां भी एक इश्यूज चल रहे हैं। चौथी जो सीट है वो साबरकांठा लोकसभा, वहां पर जो पहले भिखाजी ठाकुर करके उम्मीदवार रखे हुए थे, उनके बाद उनको हटा के कुछ ना कुछ इश्यूज हुए पार्टी के इंटरनली, तो उनको हटा के शोभनाबेन बारैया करके जो प्रत्याशी है उनको लाया गया। लेकिन फिर भी वो एक बात है कि उनके हस्बैंड जो सारे करता धरता ऐसा माना जाता है सभी चीजों में, वो पहले पुराने कांग्रेसी थे, बाद में यहाँ पे भाजपा में आए। तो ये सारे भी इश्यूज चल रहे हैं वहाँ के लोकल लेवल पे। और बहुत सारे संगठन जो भिखाजी ठाकुर जी जो है उनकी समर्थन में वहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। एक दिन का उन्होंने बंद का ऐलान भी कर दिया वहां के लोकल व्यापारियों ने। तो ये भी एक इश्यूज चल रहा है। सुरेंद्र नगर एक लोकसभा है, वहां पर भी पार्टी के अंदर जो सांसद है उनकी टिकट काट कर जो नए कार्यकर्ता है उनको दिया गया। इस वजह से संगठन में गतिरोध है काफी सारा। उसके अलावा एक महसाणा लोकसभा है जो हमने हमेशा देखा है, डेप्यूटी CM से नितिन पटेल जहां से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें चलती है कि गतिरोध अंदर अंदर जारी है अलग अलग जातियों में कि इस बार ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पाटीदार समाज को ज्यादा बिलोंग करती है, तो उनके अलावा कोई क्षत्रिय समाज से आए क्या आए, ये सारी मुद्दे भी चल रहे हैं। उसके अलावा एक और है जो जूनागढ़ लोकसभा है, वहां पर भी एक ऐसे बैनर लगे हुए हैं वहां के अभी जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ कि ये अगर 4th पास है, 4th कक्षा पास है, ये क्या कर लेंगे हमारे क्षेत्र का। तो ये सारे गतिरोध जारी है जो मैंने 7 आपको सीट गिनवाई। उसके अलावा अगर पूरे ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में देखें तो बिल्कुल सही बात है कि गुजरात में आज की तारीख में भाजपा में अंदरूनी जो गतिरोध या कलह है वो काफी ऊपर आ गया है। तो इसे ये मैं कहूंगा कि बहुत वर्षों तक क्या होता है, कई बार एक एक पीढ़ी निकल जाती है और उसके बाद जब आपको संभालने की बारी आती है तब अगर आप सही सही तरीके से एक जिसे कहते हैं नेतागिरी ना करो या फिर एक लीडरशिप मैनेजमेंट ना करो तो बात वहां पर आके विफल हो जाती है। वो आज की तारीख में भाजपा में भी हो रहा है। दूसरा ये भी हो रहा है कि 5 विधानसभा के चुनाव भी एक ही साथ होने वाले इसी लोकसभा चुनाव के दरमियान उसी तारीख में। वहां पर पुराने जितने कांग्रेसी नेता आए उसी क्षेत्र से जो विधानसभा कांग्रेस वाले जीते थे उन्हीं लोगों को भाजपा की तरफ से टिकट दे दी गई है। इसमें एक बड़ा गतिरोध ये हो रहा है कि अब पिछले 2022 में मतलब समझिए 1.5 साल पहले भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता है जिन्होंने इन्हीं नेताओं के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए थे, ये गद्दार है, चोर है, फलाना है, ढिंकरे है, सारी बातें बोली थी। अब आज 1.5 साल बाद उन्हीं जो कार्यकर्ता है भाजपा के उनको इनका जय जयकार करना पड़ेगा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता है। जो भाजपा के कार्यकर्ता वो गले ही नहीं उतर रहा है कि हम 1.5 साल पहले जिसे गाली देते थे 1.5 साल बाद आज उससे हमें भगवान बोलना पड़ रहा है। तो सीधी बात है, कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जनता और कार्यकर्ता, मैं यही मानता हूं कि आज के समय में राजनीति में कोई विचारधारा नहीं है, केवल एक ही विचारधारा है कि पहले मैं नेता बन जाऊं और मेरी भलाई हो।
पर सच्ची विचारधारा जो जीवंत है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, वो केवल कार्यकर्ता में, और वो भी पुराने कार्यकर्ता में जो जड़ों से जुड़े हुए। तो ये कार्यकर्ता को जरूर दुख हो रहा है, इस वजह से पूरा जो ओवरऑल एनालिसिस है, जो पिक्चर है, वो खराब हो रहा है भाजपा के लिए। मैं ये नहीं मानता कि शायद 26 के 26 सीट में से कुछ वो 2-4 हार जाए, पर हाँ, ये 5-6 सीट जो मैंने गिनवाई उसमें कड़ी टक्कर उनको मिल सकती है, बशर्ते कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जबरदस्त फाइट दे उन्हें। तो ये कुछ ना कुछ उलटफेर थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी एक चीज जरूर है कि 5 लाख की लीड की जो बात की गई है वो मिलना मुश्किल है। शायद जीत जाएंगे कोई ना कोई तरीके से, पर 5 लाख की लीड हर एक सीट पर मिलकर जीतना वो काफी मुश्किल लग रहा है। वो बात साफ साफ दिख रही है। जी 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 जैसा आपने सीट वाइज बताया किस तरह से बीजेपी के अंदर जो नाराजगी है या कलह अंदरूनी वह सतह पर आ चुकी है और कौन कौन कितनी सीटें प्रभावित होने की स्थिति में है, ये आपने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया। मैं रीना जी के पास आता हूँ। रीना जी से जिगर जी ने कहा कि किस तरह के क्या जो कुछ सीटें उन्होंने बताई कि इन सीटों पर तो जिस तरह से असंतोष सामने आ रहा है, नाराजगी सामने आ रही है, बीजेपी चिंता बढ़ा रही है। अब क्या लगता है कि जो पैराशूट उम्मीदवारों की आपने बात की थी, पैराशूट नेताओं की बात की थी, और जैसे कि जिगर जी ने कहा 5 विधानसभा की उन्होंने बात की, ये जो कांग्रेस के लोग थे उन्हें टिकट दे दिया गया, तो ऐसे में पूरा अगर वो पूरे गुजरात के परिदृश्य को समझे हम देखें तो लगातार अनेक वर्षों से दूसरे दलों के नेता भाजपा के अंदर आते रहे हैं। तो क्या वही कारण है कि कार्यकर्ता जैसे कि कार्यकर्ता अपने को ठगा महसूस कर रहा है कि लगातार वह पार्टी के लिए जिंदाबाद करता रहा है, सेवा करता रहा है समर्पण भाव से, लेकिन जब टिकट के वितरण का समय आता है तो वो पीछे चला जाता है पर्दे के, और जो दूसरे बाहर के नेता है वे आके उनकी चीजों को कब्जा कर लेते हैं। और मुद्दा भी एक साथ में एक प्रश्न और जोड़ूंगा कि हम 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, 2014 में एक माहौल था कि गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रदेश का पूरा एक समर्थन दिखाई देता है। और 2019 में पुलवामा जैसा एक घटनाक्रम होता है देश के अंदर जिसमें हमारे सैनिक शहीद होते हैं, तो उसके एक भावनातीत राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव होता है। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दा विहीन ऐसे कोई मुद्दे, इमोशनल मुद्दे सामने नहीं है गुजरात में जो परेशानी पैदा कर रहे हैं बीजेपी के लिए? प्रशांत जी, रीना जी। आपका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखा जाए तो अभी जैसे कि मुद्दों की को बोल सकते कमी है, क्योंकि पार्टी जो है अभी आप चुनाव में देखा जाए तो देखो आप है तो उनके आपके जो वरिष्ठ नेता है वो जेल में है। देखो तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो यहाँ गुजरात की बात की जाए तो आज नहीं तो कल सिंगल डिजिट में आ जाएगा। वहाँ के जो बड़े नेता है वो बोल सकते हैं कि जो भाजपा कांग्रेस की जो पंडित ठेके गुजरात इनका जो वर्ड है फेमस, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और उनको तो क्या है उनके लिए लाल जाजम बिछाया गया है, वेलकम पार्टी योजी जा रही है। तो एक बात है कि उनको तो फायदा ही है, लेकिन सामने देखा जाए तो कांग्रेस का उसको बहुत बड़ा बोल सकते नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस का आप देखो तो जो अकाउंट है वो सब फ्रीज किए गए हैं। तो बोल सकते कि जो चुनाव का जो उनके ऊपर खर्च है देखो, क्योंकि आपके यहाँ का चुनाव जो सिस्टम है करोड़ों रुपए में पड़ता है, तो उनके पास पैसा ही नहीं है, ऐसा कबूल किया है उन लोगों ने। सोनिया जी और राहुल ने भी कहीं कोई मंच पर बोला था कि हमारे पास पैसे है ही नहीं। तो देखो आप कि आप आज मैदान पूरा खाली है ऐसा बोल सकता है, क्योंकि लोकशाही के लिए बोल सकते हैं बहुत बड़ी घातक बात है। क्योंकि लोग भी ये तो समझते हैं, देखो देखा जाए तो देश में तीन तरह के क्लास होते हैं। एक क्लास ऐसा है कि उनको पैसा देके आप वोट खरीद सकते हो आज भी। दूसरा का क्लास ऐसा है कि जो बहकाव में आ जाता है, जो भड़क जाती है उनकी जो लागनियां, जो बोलते हैं फीलिंग्स, कि कुछ भी बात ऐसी होती है तो उनको हम बहला सकते हो, फुसला सकते हो। और एक वर्ग ऐसा है जो इंटेलेक्चुअल जो है, जो सब बातें समझता है लेकिन मौन है। तो ऐसा बोला भी जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल मतलब कि जो बौद्धिक वर्ग है उनका जो मौन होता है वो बहुत घातक होता है। तो ये लोग है चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि सबकी समझ में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। मैं साफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन समझदार को बोलते कि इशारा काफी होता है। क्योंकि देखो आप ईडी की रेड कहीं ना कहीं पड़ रही है, क्योंकि जिनके सामने कहीं बोल रखते हैं अगर उसने कुछ जाहिर मंच पर बोल दिया और बीजेपी के सामने हो गया तो उनके पर ईडी की रेड आएगी। और आप देखो कि आपकी बात है तो लिकर पॉलिसी का जो केस है तो उनमें मनी लॉन्ड्रिंग का आप देख सकते हो कि जो बात है जाहिर है सब। लेकिन एक तरफ आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जो इश्यू है उसमें भी आप देखो कि आज भी एसबीआई ने नकार दिया कि नहीं हम लोग नहीं देंगे जो पुरावा है वो प्रूफ। तो ये देखो एक खुली दादागिरी है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। क्यों छिपाया जा रहा है इसे पूरा मामला, तो ये भी बोल सकते हैं सबके दायरे में। तो पब्लिक तो ये देख ही रही है, समझने वाले समझते भी है कि मैदान खाली है, किसी का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, किसी को जेल में धकेला जा रहा है, मतलब मैदान पूरा खाली किया जा रहा है। जो बोल सकते हैं लोकशाही के लिए बहुत ही घातक बात है। जो चाइना में आप देखो शी जिनपिंग ने जो किया है उनका ही वर्चस्व है, आगे कोई है नहीं, पीछे भी कोई नहीं है। देखो रसिया में जो हालत है वो क्या भारत में भी बनने वाली है। एक मैसेज ये भी जा रहा है जो गलत ही है। मैंने बोला कि इंटेलेक्चुअल जो क्लास है ये चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है।
क्योंकि उनको कहीं डर है कि क्या होगा, एक मैसेज अभी जा रहा है। तो ये सब जो बातें ऑल ओवर कहीं ना कहीं इमेज खराब हो रही है, मैं ये बोल रही हूँ। क्योंकि चलो आज नहीं तो कल आप किसी को भी एड़ी तले दबा के रखोगे और अब बोलते हैं कि साम दाम या दंड भेद करके मना लोगे, लेकिन आखिर में क्या? क्योंकि असंतोष हो कितने दिनों तक आप दबा सकते हो किसी को, कितने दिन तक आप कुचड़ के रख सकते हो आप? क्योंकि एक न एक दिन जो है जितनी भी स्प्रिंग आप दबाओगे उतनी वो ज्यादा उछलेगी, एक नियम होता है। तो ये काफी दिनों तक तो चलने वाला होता है ही नहीं, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। गुजरात में देखो शुरू हो गया। और ये गिरीश जी ने बताया, जिगर जी ने भी बताया, तो मैं बात से सम्मत हूँ कि जो वर्ग है क्षत्रिय, वो लोग एक ऐसी प्रजा है कि अपनी जो कुछ भी ऐसा बोला जाता है तो अपना आप बोलते हैं कि सिर उतार के दे देते हैं, ऐसे बोलते हैं वो, ऐसे मतलब कि उनका जुस्सा होता है, जोश होता है। तो बख्शने के मूड में तो वो लोग है ही नहीं। देखो आप, तो उनके काफी जो क्षत्रियानी है वो बोल चुकी है कि हमारे में तो ऐसा रिवाज है कि हम लोग सिर उतार के दे देते हैं। तो पूरे लड़ने के मूड में है वो लोग। और सामने आप देखो तो सीआर पाटिल ने भी माफी मांग ली कि भाई अब बात खत्म हो गई, माफ कर दो आप। लेकिन सही बात है, मैं जिगर जी की और गिरीश जी की बात में सम्मत हूँ कि भाई आप क्यों नहीं बदल सकते हो, आपकी क्या इतनी मजबूरी है? ऐसी भी क्या राजनीतिक मजबूरी है आपकी कि आप उम्मीदवार नहीं बदल सकते हो? क्योंकि चुनाव होता तो आखिर लोगों के लिए ना। अगर लोग नहीं चाह रहे कि उम्मीदवार हमको नहीं चाहिए तो आप हटा दो उनको। एक मिनट। जी जी। अगर लोगों की मर्जी नहीं है, जूनागढ़ की बात की जाए तो आप देखो ये कैडर बेस्ड पार्टी है, उनकी कुछ फिक्स विचारधारा है, ऐसा बोला जाता था। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, बोला जाता था क्योंकि ये पास्ट हो चुका है। वहां डॉक्टर राजेश चक, सॉरी राजेश वो तो उम्मीदवार है, लेकिन डॉक्टर चग, उनका आत्महत्या के साथ देखो तो बहुत ही बोल सकते हृदय द्रावक है। क्योंकि आज देखो कितना इंसानी सहाय हो चुका है। आप देखो पैसे का कुछ मामला था, उन्होंने लेती देती किया था तो उनको बाकायदा नहीं दिया गया, दादागिरी किया गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो भी उनके मतलब कि कोई उनकी तरफदारी करने वाला है नहीं। और आज उन्हीं को देखो जूनागढ़ में उम्मीदवार थोप दिया गया लोगों पर, तो वहां लोग भी नाराज है। ये क्या स्थिति है, कौन सी स्थिति है? हम कौन सी लोकशाही में जी रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। गुजरात की क्यों बात की जाए? अभी हम कल तक यूपी का उदाहरण देते थे, यूपी में माफिया राज खत्म हो गया, तो क्या गुजरात में शुरू हो गया है? क्या बात है? क्योंकि ये मैंने बोला जूनागढ़ का केस, तो ये इस उम्मीदवार को क्यों टिकट दी जानी चाहिए? सच में वो तो जेल के पीछे होना चाहिए सच में तो। लेकिन उनको बोलो कि फिर से लोगों पर थोपा जा रहा है, उसका मतलब तो यह क्या, पब्लिक की जो लोकशाही जो चुनकड़ी है, लोकशाही का उत्सव बोलते हैं उसको, तो उसके तो मतलब कोई कदर है ही नहीं ना। लोगों की बोलते मर्जी की कोई कदर है? क्योंकि साबरकांठा में भी आप देखो आयात उम्मीदवार है, जो बहनें शिक्षिका थी बिल्कुल, कि जिनका कोई अनुभव इतना है नहीं, उनका कोई बोलते कि कोई उनका पॉलिटिकल बेस नहीं है। उनके जो हस्बैंड थे वो कांग्रेस से आए हुए हैं, तो भी उनको टिकट दिया गया। उनके बारे में विरोध अभी इतना ही चाली है, तो भी क्या मजबूरी है ये भी समझ में नहीं आता। एक बात तो मतलब लोगों पर जबरदस्ती जो पार्टी को ठीक लग रहे हैं वो उम्मीदवार थोपे जा रहे हैं। अगर विरोध हो रहा है, पब्लिक नहीं चाहती है, तो आप क्यों थोप रहे हैं? एक बात ये है। और दूसरी बात कि नो रिपीट थियरी बोली थी, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, काफी जगह रिपीट किए गए। एक बात ये। दूसरी बात, आप नए चेहरे लाना चाहते हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनका क्या? जिन्हें सालों तक पार्टी की सेवा की है। और एक बात एक है प्रशांत जी, कि पॉलिटिकल या राजकीय जो चीज है उसमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। एक्सपीरियंस से आप देखो तो ही आप टैकल कर सकते हो, तभी आप बोलते कि अच्छा शासन कर सकते हो। लेकिन अभी के आज के माहौल में अच्छे शासन की तो हम गुंजाइश कोई लग ही नहीं रही है, क्योंकि माहौल इतना खराब हो जा रहा है। बिल्कुल बोल सकते इलेक्शन बेस्ड माहौल हो रहा है कि कौन सा मुद्दा है जो इलेक्शन में लोगों पर असर करेगा और हम चुनावी इलेक्शन जीत जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा शासन देना है, लोगों की मर्जी जाननी है, लोगों को क्या चाहिए देना है। और पब्लिक का भी क्या बोले, क्योंकि पब्लिक देखती है लेकिन जैसे तमाशा देखते ऐसी चुप रहती है। अब देखो उनकी लागणी इजीली बोल सकते हैं, भड़काई जा सकती है, बहकाई जा सकती है, उनके पर इतना कुछ असर नहीं है। आप पत्रकार आराम से हो, जिगर जी गिरीश जी भी है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, मैं उनका भी पढ़ती हूँ, हम ग्रुप में शामिल है, बहुत अच्छा लिखते हैं वो भी। जिगर जी भी इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल अच्छे एनालिस्ट है, तो उनको भी एक्सपीरियंस होगा कि कितनी भी मेहनत करो वो लोगों को समझाने की, तो अच्छा रिस्पॉन्स इतना होता ही नहीं है। मतलब लोगों का बोल सकते हैं इतना माइनस पॉइंट है, तो लोग भी नहीं समझते हैं। समस्या ये है। अभी आप देखो, आप 24 घंटे जी में बोलते हैं पॉलिटिकल जो भी समीकरण बोलते हैं वो बदल जाएंगे तुरंत। आप ऐसा कोई मुद्दा ला दो तो लोग वो तुरंत बोल सकते हैं कि अपना जो है मेंटालिटी तुरंत बदल देंगे।
उनका जो डिसीजन है वो तुरंत बदल जाएगा। तो पब्लिक जो है वो अपनी इंडिया की सचमुच बोली जाए तो इतनी बोल सकते हैं कि समझदार नहीं है, क्योंकि अगर समझदार होती तो ये हाल ना होता। और कांग्रेस में भी आप देखो कि चलो पेटा इलेक्शन बोलते हैं यहाँ कि ये पार्टी है जैसे कि मानवाधर है, मायावदर है, वहां आप देखो तो जो उम्मीदवार है मेरे ख्याल से मानवाधर, मेरी कुछ गलती नहीं हो तो जिगर जी सही है ना जिगर भाई, या 3 से 4 बार फ्रिक्वेंटली 5 मेरे ख्याल से इलेक्शन हुआ, वो सीट फ्रिक्वेंटली खाली होती है। तो कांग्रेस से आते हैं, वहां से चुन के आते हैं। खंबात का भी देखो, वहां से उनको पब्लिक लाती है कांग्रेस के नाम पर, तो पब्लिक के साथ धोखा करके वो लोग बीजेपी में आ जाते हैं, फिर वहां इलेक्शन होता है रिपीट। तो वहां फिर से क्यों उनको लाया जाता है? अगर वो कांग्रेस के नाम पे चुनकर आए हैं तो भी लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि उनको अगर बीजेपी के नाम पे फिर से चुनाव लेके आएंगे तो उनको मन में बोलता रिजेक्ट करना चाहिए कि भाई हमने ऑलरेडी आपको आपको चुना था, लेकिन आप पार्टी से नहीं वफादार आए ना, हमारा खुद का जो मत है उनको आपने कोई कदर किया है, तो क्या जरूरत है हमको आपको लाने की वापस? तो पब्लिक को भी थोड़ा समझना चाहिए। मैं तो ये समझ रही हूँ अभी, क्योंकि मुद्दे इतने बिल्कुल मैदान जो खाली है, और लोकशाही के लिए बहुत घातक बात है, क्योंकि ये लोकशाही में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकशाही का व्याख्या क्या है आप देखो, लोगों के लिए है, लेकिन लोगों के लिए क्या हो रहा है? बाय दी पीपल फॉर दी पीपल, और तीसरा शायद मैं भूल गई हूँ तो ये बात है, लेकिन ये सब जो व्याख्या है आज कहीं ना कहीं गलत साबित होती जा रही है। और लोग है, मैंने बोला कि इंटेलिजेंट वर्ग है, जो हम लोग जैसे पत्रकार है, वो आज चुपचाप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं तमाशा देखता नजर आ रहा है। जी जी, जैसे आपने अपने विस्तारित तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं लोग जो नाराजगी है उसको भी आपने उल्लेख किया, और जिस तरह पार्टी में दल बदल होते हैं वह तो बड़ा विषय है ही। और मैं गिरीश जी का गिरीश जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि रीना जी ने कहा कि जो पार्टी से इधर उधर से आते हैं कहीं ना कहीं असंतोष का कारण तो बनते ही है, और जैसे मैंने उनसे प्रश्न भी पूछा था कि क्या इस बार जो लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से कोई भावनात्मक मुद्दा ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा है 2014 की या 2019 की तुलना में बात करें, तो जो पूरा एक नैरेटिव को बदल सके, उसे सेट कर सके, क्योंकि भाजपा जिस तरह से जो भी मुद्दे सामने ला रही है वह कोई बड़ा आधार नहीं बना पा रहे हैं, वह कोई ऐसी कोई परसेप्शन नहीं बना पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसे रीना जी ने ईडी की बात की या इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की, और कागजी जो केजरीवाल को भी हम देखते हैं आम आदमी पार्टी का गुजरने, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक समर्थन वर्ग तैयार किया है, अपना एक आधार उन्होंने तैयार किया है। तो ऐसे में केजरीवाल की जो गिरफ्तारी के पश्चात क्या गुजरात में भी उसका कुछ असर दिखाई देगा विपक्षी दलों के लिए? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के समर्थन में कुछ क्या आधार वो बढ़ सकता है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, ईडी की कार्रवाई के बाद? क्या लगता है आपको? तो सर जी एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट करूंगा, 1 मिनट में मेरा दूसरा ब्लॉग चालू हो रहा है। एक ही चीज आप समझ लीजिएगा कि जो लास्ट विधानसभा में भी जो ये जीते थे 51% बीजेपी थी, 49 में आप और कांग्रेस दोनों थे। अब वो 49% इस वक्त टूटा हुआ नहीं है, वो साथ में, आप समझ लीजिए। तो इनको अगर उस वक्त भी अगर कांग्रेस और आप साथ में होते तो शायद 80 सीट पे भाजपा निपट गई होती। तो ये नहीं है, कैलकुलेशन सब पार्टियां करती हैं। अगर भाजपा ने अपने आप को लार्जर ऑफ लाइफ कर दिया तो सामने वाले डर गए, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने पेतरे लगा माइक तो तोड़फोड़ आवाज किया। अब वो तोड़फोड़ इस वक्त नहीं चलेगी तो रिजल्ट, हाँ सॉरी, अब जो वो परसेंटेज नहीं टूटेगा आप और कांग्रेस का, तो उसमें 100% फर्क पड़ रहा है, और यही टेंशन बीजेपी को है। वो तोड़फोड़ वाली राजनीति इस वक्त नहीं चलेगी, इसीलिए गेम चेंज होने की संभावना है। जी जी, जैसा आपने कहा परसेप्शन ने कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति उतना मजबूत नहीं है, जो आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो गठजोड़ है उनके साथ कहीं ना कहीं परसेप्शन बन रहा है, बिल्डअप हो रहा है, और लगातार ऐसी जो एक्शन हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वह उनके लिए परेशानी गुजरात के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो मैं जिगर जी के पास आता हूँ। जिगर जी, आपको क्या लगता है पूरी जो परिदृश्य की बात करी रीना जी ने भी? जी जी बिल्कुल ठीक, आप धन्यवाद आपका। तो पूरा परसेप्शन गुजरात की जो राजनीति है, क्योंकि लगातार अनेक वर्षों का हम देख रहे हैं कि केवल एक ही पार्टी का वहां पे पूरी तरह से स्थापित रही है पार्टी बीजेपी, चाहे किसी भी तरह का चुनाव हो उन्होंने सिंगल हैंडेड उसको लीड किया है, चाहे वो विधानसभा है, लोकसभा है या नगर पालिका है, मतलब हर तरह से किसी भी चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया राजनीतिक तौर पर। लेकिन वर्तमान के दौर में जिस तरह से रीना जी ने भी कहा कि जो ईडी कार्रवाई हुई है, जो अरविंद केजरीवाल के प्रति जो इस तरह से एक्शन हुए हैं, कि गुजरात में कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जगह को कहीं ना कहीं बनाया है। और पिछले हम विधानसभा चुनाव की बात करें, और उससे पहले नगर निगम की जो वहां के चुनाव थे, उसमें भी कहीं ना कहीं वो आधार उन्होंने बेस अपन तैयार किया है।
और ऐसे में जैसे मैंने उनसे भी क्वेश्चन करा था कि मुद्दा विहीन जो चुनाव है लोकसभा का इस बार का, तो ऐसे में बीजेपी के सामने कौन सी चुनौतियां बड़ी रूप से देख रहे हैं और विपक्ष के लिए कौन से ऐसे सुनहरे अवसर हैं जिन्हें वह अगर कैच कर पाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान गुजरात के अंदर दे सकते हैं विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए एक रणनीतिकार के तौर पर मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब भी अगर मुद्दा विहीन कोई भी चुनाव होता है तो उसका सीधा फायदा होता है सत्ताधारी पार्टी को। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुद्दा जगाने में विपक्ष कामयाब नहीं रहा। पहली बात, मुद्दे हमेशा होते हैं। दूसरी बात ये भी है कि मुद्दे हमेशा होते हैं, चाहे हम 1947 का ही दौर ले ले, वहां से लेके 2024 तक मुद्दे हमेशा रहे। कोई भी पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, हर एक जगह मुद्दे रहते हैं। उस मुद्दे को सामने वाला विपक्ष या विपक्ष का कोई नेता किस तरीके से आगे लेकर जाता है, कैसे भुनाता है, उसी के ऊपर सारी राजनीतिक गेम चलती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अगर हम देखें तो हर एक पार्टी के पास स्कोप जरूर है। बीजेपी के पास अपना स्कोप है उसको खुद को वापस साबित करने का, और सामने विपक्ष के पास भी एक स्कोप है कि आज की तारीख में जो भी मुद्दे जनता के बीच में या धरातल पर है उसको लेकर आगे जाने का। और सबसे बड़ा जो पेंच है वो आके यहीं पर रुकता है कि इतना जो एक उत्साहजनक माहौल होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में तो मई महीने में ही इलेक्शन है। तो आप देखिए अप्रैल तो शुरू हो गया, आज भी अगर इतना कोई जबरदस्त माहौल नहीं दिख रहा है या मुद्दा विहीन दिख रहा है तो इसका साफ मतलब है कि विपक्ष कहीं ना कहीं वो मुद्दे धरातल पर से लेकर जनता के मन से लेकर मीडिया तक लाने में या एकदम उसकी आवाज जगाने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफल नहीं हुआ है। ये बात साफ दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात एक ये भी मैं हमेशा देखता हूँ कि आप देखिए कि हर एक पार्टी के अपने कर्म होते हैं और हर एक पार्टी के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट भी होते हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 2022 के इलेक्शन के दौरान एक जबरदस्त पैठ बनाई, बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी करी सोशल मीडिया हर जगह में, लेकिन संगठन बनाने में इतने ज्यादा वो सक्सेसफुल नहीं रहे, सफल नहीं रहे। उस वजह से आज की तारीख में भी उनके जो मेन शीर्षस्थ नेता गुजरात के या उनके जो प्रमुख है वो भी इतने एक्टिव नहीं दिख रहे। वो भी एक कोई टीवी चैनल में डिबेट शो भी करते हैं, साथ साथ में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जो हमेशा हम कहते हैं कि राहुल गांधी जी भी हमेशा पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। साथ में अगर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी का अगर दिल्ली का जो भी लेखा जोखा है उसमें अगर कोई आरटीआई लगा के पूछेंगे कि दिल्ली में आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी है, तो वो नौकरी का आंकड़ा तीन आंकड़ों में भी नहीं जाएगा या उसके आसपास रहेगा। तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स है जिसको आमने सामने काउंटर करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि जनता हमेशा पिसती है ये सारी बातों में। कोई भी पार्टी आती है वो अपने कोई ना कोई काम गिनाती है, अपना मैनिफेस्टो बताती है और सामने जो अभी की जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने कहाँ गलती की है वो गिनवाती है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है हमेशा हर इलेक्शन में और उसी के बेस पर सरकार या नेता बदले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जनता के लिए इतना फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि जनता क्या करती है, एक नेता के नाम पर बाकी 100 ऐसे नेता चुन लेती है जो उनके कोई काम नहीं आते। आज की तारीख में भी ये चल रहा है और आज से 50 वर्ष पूर्व भी यही था। अगर हम नेहरू जी के समय का कालखंड गिने या इंदिरा जी का कालखंड देखे या राजीव गांधी जी का कालखंड देखे, उसके बाद जो थोड़ी कोएलिशन गवर्नमेंट आई, चाहे वीपी सिंह जी हो, आई के गुजराल हो, देवेगौड़ा जी हो, और उसके बाद फिर वाजपेयी जी की जो सरकार आई वो भी एक मिलीजुली सरकार थी। तो ये सारे जो कालखंड है उसमें आप देखिए कि कुछ वर्षों को छोड़कर हमेशा एक व्यक्तिवाद हावी रहा और व्यक्तिवाद के नीचे फिर बाकी जो भी नेता वो मेन नेता का चहीता होता है वो अपना राज चलाता है। आज गुजरात में भी ये हो रहा है, भारत में भी ये हो रहा है और इसके पूर्व कांग्रेस ने भी 60 साल तक यही किया। इस वजह से उनके पाप भी कोई कम नहीं है। असली दिक्कत ये है कि जनता को कोई ऐसे नेता या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर नहीं मिल रही है जो बिल्कुल आदर्शवादी हो और सही में जनता के प्रश्नों को लेकर उठाकर चले। अगर एक मुद्दा जैसे रीना जी ने उठाया, बात सही है, ईडी का और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, वो बातें हमेशा चर्चा में आती है, हम मानते हैं, समझते हैं और देखते भी है क्या क्या चल रहा है। आज ही मेरे ख्याल से टाइम्स ने या किसी ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें जो 25 बड़े नेता भाजपा में ज्वाइन हुए पिछले कुछ वर्षों के दौरान, उसमें से 20 के खिलाफ जांच शायद बंद कर दी है और 3 के खिलाफ भी चालू है। तो ये भी एक मुद्दा है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम इसको बिल्कुल विपरीत जाकर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इतिहास में इंदिरा गांधी जी जब वापस पुनः चुन के आई थी 1977 में जनता पार्टी की सरकार गिराने के बाद, इमरजेंसी के बाद, तो उन्होंने 6 महीने में 9 गवर्नर बदली कर दिए थे और उसके अलावा छोटी मोटी बदलियां तो कहाँ क्या हुई वो कोई जानता भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि पावर का उपयोग हर कोई करता है, पावर का उपयोग वो अपने लिए करते हैं। दिक्कत ये है, पावर का उपयोग उन्हें जनता के लिए करना है। जैसे रीना जी ने बताया वो उसमें वो एक बात जो रह गई वो जोड़ देता हूँ, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो वो जनता के लिए होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए, जनता के साथ में लेकर होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो सीधी बात है कोई भी सरकार होगी वहां प्रश्न खड़े रहेंगे। अब इसमें जनता केवल एक ही चीज देख रही है, जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहना चाहूंगा, जनता केवल ये चीज देख रही है आज की तारीख में कि अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें सेंट्रल लेवल पे, गुजरात में या फिर भारत में भाजपा और कांग्रेस वर्सेस जो मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया में,
तो कदावर नेता कौन है, कौन हमारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है, हम किस पे हम इतना भी अभी भरोसा करें कि शायद आगे जाकर भी ये हमें धोखा नहीं देंगे। आज बात केवल इतनी चल रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और इसका बड़ा खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। उसका साफ कारण ये है कि विपक्ष कोई कदावर नेता खड़ा करने में कामयाब नहीं हुई जो मोदी जी के सामने उस लेवल का परसेप्शन बना सके। आप मुद्दों के आधारित जाइए और मुद्दों के साथ साथ अपना एक पर्सोना बनाइए, अपना एक ऑरा बनाइए, जो आज की तारीख में कोई नेता नहीं है। राहुल जी की कितनी सारी गलतियां, कोई सारे वीडियोस हम देखते रहते हैं, वो बहुत सारा वीडियो सारे सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं, बीजेपी भी उसका मखौल उड़ाती है, और सामने बीजेपी के भी जो इश्यूज है उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कांग्रेस बखूबी करती है। आजकल हम टीवी में देख रहे हैं, हमारे काम का हिसाब दो वाली एड्स चल रही है। तो पैसा नहीं है वो बात भी गलत है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में ऐसी नहीं है, भारत में 2200 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टीज है, सबके पास पैसा है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई पार्टी कहती है पैसा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। जो पैसा लेकर सब बैठे, करोड़ों अरबों रुपए रोज खर्चा हो रहा है, उसमें कोई कोई गलत बात नहीं है ये कहने में। लेकिन बात यह है कि आप अगर एक सिंपैथी क्रिएट करेंगे तो जनता आपको कितना एक्सेप्ट करेगी वो अलग बात है, क्योंकि जनता को ऐसे नेता चाहिए जो हमारा पूरा राजाशाही कार्यकाल है, हजारों वर्षों का एक जो इतिहास है, जनता को ऐसे नेता चाहिए जो कदावर हो, मजबूत हो, जो छाती ठोक कर बात करे और कहे क्या ये मैं कर दूंगा। अब वो आगे जाके इसमें कितना करते हैं कि नहीं करते वो दूसरी बात है, वो दूसरा एक डिबेट का विषय है, इश्यू है। लेकिन फिर भी जनता एक बात के लिए उसमें भरोसा करती है कि चलो ये कर देंगे। अब ये जो परसेप्शन है वो रणनीति के तौर पर क्रिएट कितना कर पाता है विपक्ष, उसके ऊपर डिपेंड करता है। केवल मुद्दों को लेकर वो जाएंगे और मुद्दे लेकर उसमें कितना आवाज जगा पाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आज की तारीख में भले बीजेपी बोले 400 पार या 370 हम अकेले क्रॉस कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इतना आंकड़ा होगा। ये बात जरूर है जो धरातल पे दिख रही है कि समहाउ और एनी हाउ, मतलब कुछ भी करके, जोड़ तोड़ करके भी वो बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर बहुमत प्राप्त कर लिया तो भी विपक्ष के पास इतना बड़ा कुछ कवरेज नहीं रह जाएगा करने के लिए। तो विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि अगर ये ऐसा चुनाव है जिसमें हमें हमारी जान लगानी है, पूरा झोंक देना है खुद को, तो कैसे करना चाहिए। ये अगर सोच के चलेंगे, इस तरीके से रणनीति बनाएंगे तो शायद काम हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से ये अगर मुद्दा विहीन या बिल्कुल आवाज विहीन अगर चुनाव रहा जिसमें ज्यादा जनता को इंटरेस्ट नहीं पड़ा, जनता सोची कि छोड़ो वोटिंग नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जितने वोट पड़ेंगे वो कमिटेड वोटर्स होंगे अगर सत्ताधारी दल के, तो उन्हीं के फेवर में जाएगा और विपक्ष के लिए वोट करने ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे। ये जो निराशा है वो भी सत्ताधारी पक्ष के फेवर में ही जाएगी। ये बिल्कुल मेरा आकलन है। तो मुझे लगता है ओवरऑल अभी पासा है वो कहीं ना कुछ सीटों पर रसाकसी वाला चल रहा है, गुजरात में भी और पूरे भारतवर्ष में। और ओवरऑल पिक्चर आज की तारीख में अभी भी 65-35 के रेशियो में अगर हम गिने तो भाजपा की फेवर में है। जी जी। और अंत में एक टिप्पणी और चाहूंगा कि गुजरात में बीजेपी का जो 26 से 26 उनका 100% स्कोर रहा है पिछले 2 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, इस बार कुछ उसमें आप कितने संख्या का नुकसान बीजेपी को होता देखते हैं? देखिए, संख्या का नुकसान तो मुझे नहीं लग रहा इस बार हो। अभी भी 26 में अगर, जैसे मैंने पहले शुरुआती वक्तव्य में, प्रस्तावना में बताया कि जो ये लीड की बात कर रहे हैं 5 लाख लीड की, उसमें घटोतरी जरूर हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कुछ भी करके, जोड़तोड़ करके, एक मैं शब्द हमेशा यूज करता हूँ, जो जोड़तोड़ करके, तो जोड़तोड़ की जो राजनीति है वो करके भी बीजेपी 26 निकाल लेगी, क्योंकि ये उनके लिए एक सम्मान का या नाक का मामला है, जिसे कहते हैं इज्जत का मामला है, तो वो नहीं जाने देगी। हाँ, 4 एक सीट ऐसी है बिल्कुल आज की तारीख में गुजरात में पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि 4 सीट ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है। जो मैंने 7 लोकसभा सीट गिनाई उसमें से 2-3 है, और 2 एक ऐसी सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं ये रिपीट करूंगा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की वजह से वो सीट में जान है, ना कि पार्टी की वजह से। वो बंदा खुद ही अपने हिसाब से, वो बंदे जो है वहां पे खड़े हुए प्रत्याशी, वो ही खुद ताकतवर है, कदावर है, और वो जनता के प्रश्नों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, और एक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये रसाकसी जरूर हो सकती है। पर जैसे अंत में ये भी होता है, जो हमने देखा है कि जितना बड़ा नेता, उसकी उतनी ही बड़ी बोली लगती है भाजपा में, और वो बोली लगने के बाद वो बंदा भाजपा ज्वाइन करता है। अभी जैसे रीना जी बता रहे थे, माणावदर सीट में हुआ, भूपत भायाणी जी वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, जो आम आदमी पार्टी में थे। उसके अलावा उन्होंने खंबात का एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया, वहां पे चिराग पटेल थे जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया, वो पहले कांग्रेस में। तो ये हमेशा होता आ रहा है, और ऐसा नहीं कि भाजपा ये करती है और आज की तारीख में। आज क्या हुआ प्रशांत जी के, मीडिया, सोशल मीडिया इतनी जबरदस्त तरीके से एक्टिव है कि 70 करोड़ से ज्यादा यूजर है पूरे भारत में, तो हमें पल पल की खबर मिल जाती है कहाँ क्या हुआ। आज मेरठ में भी क्या हुआ, अरुण गोविल जी वहां खड़े हैं, आपके वहां से प्रत्याशी, बहुत बड़ी बात है कि जय श्री राम का नारा लेकर वो चल रहे हैं। तो वो वहां पे क्या एक्टिविटी या गतिविधि चल रही है, वो भी मुझे मतलब वहां कुछ होता है 10 मिनट में, यहाँ पे मुझे न्यूज में पता चल जाता है।
आज से 50 वर्ष पूर्व ये नहीं था, पर पहले भी खरीद फरोख्त होती थी, पहले भी डर का धंधा होता था राजनीति में, और यही दो चीज जो डर और लालच है वो राजनीति का एक भाग है, उसी पर पूरी राजनीति चलती है। आप कोई भी एग्जांपल देख लो, चाहे नेहरू जी के काल से देख लो, इंदिरा जी का काल देख लो, राजीव जी का देख लो, या उसके बाद की गवर्नमेंट का काल भी देख लो, तो ये एक नियति है, उसको हम नहीं टाल सकते। लेकिन हमें सिर्फ एक जनता के तौर पर इतना देखना है कि हमारे प्रत्याशी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो खड़े वो एटलीस्ट हमारा काम करने के लिए सक्षम है या नहीं है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो देखना ज्यादा जरूरी है। बाकी ओवरऑल भाजपा कुछ भी जो तोड़ जोड़ है उसकी राजनीति करके भी 26 सीटें लाने में कुछ ना कुछ करके कामयाब जरूर रहेगी। 2-3 सीट या 4 सीट ज्यादा रसाकसी वाली हो सकती है। जी जी, जैसा आपने कहा कि एक अनुमान, जैसा आपने बताया कि 26 की 26 सीट मतलब कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की कोशिश पूरी करेगी भाजपा पूरा 100% स्कोर करने के लिए। लेकिन जैसा अनुमान आपने भी कहा 4-5 सीट ऐसी हैं जहां पर स्थिति बड़ी कांटे वाली हो सकती है, तो ऐसे में क्या वो 4-5 सीट की बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में इस समय दिखाई दे रही है? तो इसी प्रश्न को लेकर अंत में मैं रीना जी के पास आता हूँ। रीना जी, आपको क्या लगता है कि पूरे जब 4-5 सीट का जिगर जन की संभावना हो सकती है वहां पर अगर विपक्ष मजबूत से लड़ गया, आपको भी क्या ऐसा लगता है? क्या कुछ आपके किस तरह का आंकड़ा आप महसूस करती हैं कि गुजरात के आने वाले लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है? जी देखिए कि सीआर पाटिल साहब बोल चुके हैं कि हम अब उम्मीदवार है मतलब चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सामने पब्लिक जो है वो भी कुछ कुछ जगह आप देखो, साबरकांठा जो है, और खास करके आप देखो कि ये जो क्षत्रिय समाज राजकोट में, और क्षत्रिय समाज का क्या है कि अभी काफी कुछ जिलों में भी वो लोग प्रसार चुके हैं, तो उनका सब जगह कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा है, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग ये नहीं चलाएंगे। तो 2-3 सीट ऐसी ही है कि जहां पर आप देख सकते हो कि कांटे की टक्कर के बजाय लोगों को बोलते हैं कि लोगों का जो विरोध है वो उग्र है, तो बदले की जो भावना उभर रही है वो कहीं ना कहीं नुकसान कर भी सकती है, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी होता है वो गलत साबित हो जाता है। क्योंकि अभी आप देखो कि विरोध पक्ष में कोई है नहीं, मैंने अभी बोला, तो एक बात है कि जो लोग है वो जिगर जी ने जो बोला कि जो लोग है और जो लोगों को पास कोई विकल्प नहीं है तो वोटिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर निराश है कि चलो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बीजेपी से नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं करना है प्रत्याशी को, तो वो लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि नाटो जो है नाटो ऑप्शन उसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं। हमारे पास रिकॉल का जो होना चाहिए वो तो है ही नहीं, मतलब हमारे पास ऑप्शन बत्ते कितने हैं। लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ प्रसन्न जी कि असल में मोदी जी अभी आप देखो कि जो राम मंदिर का हुआ, जो कश्मीर का हुआ, कुछ कुछ चीजें वो ऐसी लाए हैं कि बोल सकते हैं कि लोगों का उसमें उन्होंने दिल जीता है। हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल भी आप कहीं ना कहीं वो कदावर नेता के तौर पे उभर चुके हैं, लेकिन उनको ये जो तोड़जोड़ की राजनीति है उनको उनको लिए कहीं ना कहीं खूब ज्यादा नुकसानकारक राजनीति कल साबित हो रही है, आज भी हो रही है। क्योंकि क्या है कि अंदर वाले ही अंदर को हराते हो, मतलब बीजेपी वाले ही बीजेपी को हराएंगे, ये माहौल खड़ा होने वाला है। कांग्रेस में भी ये स्थिति थी कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती थी, असंतोषवादी जो जूतो था वो, तो बीजेपी में अब ये शुरू हो चुका है। ये जो पुरुषोत्तम जी का जो मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा बोल रहे हैं कि अंदर से जो रूप से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ही नेता है, कार्यकर्ता, वो भी शायद शामिल हो सकते हैं उनको हराने के लिए, और वो भी आग भड़का सकते हैं। क्यों कि आज नहीं तो कल मैंने शुरू में भी बोला था और काफी बार बोला कि असंतोष की जो आग है वो कहीं ना कहीं आप कितना भी उनको दबाओ तो भी कहीं ना कहीं भड़क तो उठती है। तो अगर बीजेपी के हाथ चलेंगे तो भी खुद अपने ही कार्यकर्ताओं से चलेंगे, ऐसी नौबत है और ऐसी स्थिति है। क्योंकि आप बाहर वालों को लाओगे जो सालों से काम कर रहे हैं, आप बोलते हो ऐसा काम करते हैं, आप जैसे आदेश देते हो सिर पे चढ़ाते हैं, तो उनका क्या क्या उनका कोई कदर नहीं है, उनका कोई मान नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। और दूसरी बात, बीजेपी के पास आप देखो दुनिया की सबसे 1 नंबर की पार्टी है कि जिनके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, 8 करोड़ या 10 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता है आज आप देखो तो उनको तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो माहौल खड़ा किया जा रहा है वो सच में करने की नहीं जरूरत है उनको, क्योंकि देखो राम मंदिर होने के बाद आप देखो कि गुस्सा जो समुदाय था वो बहुत काफी खुश था मोदी जी से, मोदी के प्रभाव में था, और हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो रहा था। लेकिन अभी जो वाक्य हो रहा है जो मैंने बोला, तो वो कहीं ना कहीं इमेज खराब कर रहा है। क्योंकि अगर आप इतने मजबूत है, सक्षम है, तो आपको तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। आपके वो लोग सामने से चल के आपको वोटिंग करेंगे क्योंकि आपसे खुश है प्रजा, तो फिर आपको ऐसा सब करने की जरूरत है? आपको अपने पर एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो ये जो हो रहा है कांग्रेस की जो तोड़जोड़ की राजनीति, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप कांग्रेस मुक्त करके क्या करोगे एक बार, और ये कांग्रेस मुक्त की बजाय कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है आप देखो तो। क्योंकि आप अगर विधानसभा में देखोगे तो हर जगह देखो आपकी उनको कुछ ना कुछ बोलते हैं कि कोई ना कोई नेता जो है मंत्री है, ये है वो है, वो भी मजाक में बोलते हैं। हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है
कि हम बीजेपी के शासन में आके बैठे, हमको तो यही लगता है कि हम कांग्रेस के जो कार्यालय वहीं बैठे हैं, क्योंकि उनके आसपास जो है दोस्त है वो सारे कांग्रेस के ही है। तो माहौल ऐसा हो गया है कि हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आते हैं, बीजेपी को भी। तो ये कांग्रेस मुक्त के बजाय कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। तो जो विचारधारा, जो विचाराधीन केडर की जो पार्टी है, उनको ये करने का कोई जरूरत ही नहीं था। और आज मोदी जी हम खुद बोल रहे हैं कि प्रचंड नेतृत्व के तौर पे उभर रहे हैं। आज विश्व भी कहीं देखो अपना आज उनकी जो तारीफ कर रहा है या फिर उनको बोल रहे हैं कि सलामी कर रहे हैं। तो हमको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप अच्छे नेता हो तो आपको कोई जरूरत है नहीं मोदी जी। हम भी आपके प्रति एक सम्मान है, हमारा भी, हमको भी सम्मान है। और हम खुश है कि चलो आपने राम मंदिर बनाया, क्योंकि जो लाखों के दिलों की जो इच्छा थी आज वो परिपूर्ण हुई है। लाखों की जो आस्था थी, देखो आप कितने लोगों ने तो बाधाएं मन्नतें रखी थी सालों तक। कुछ जो औरतें थी, मैंने देखा था एमपी थी या फिर छत्तीसगढ़ की थी, उनका बोल सकते उपवास था। तो लोगों की इतनी मतलब खुशी थी, मैंने देखा था वो वीडियो भी, लोग रो भी रहे थे और उनका काफी अब तक इम्पैक्ट था। लेकिन अभी देखो कि जो मुद्दे नए नए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इमेज खराब कर रहे हैं। एक बात तो ये है। और असंतोष की जो आगे गुजरात में ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं सब जगह हो रही है। क्योंकि जो कांग्रेस के एक कौन से नेता थे, मैं नाम भी भूल गई हूँ, वो कल जैसे किया है संडे को, तो मंडे को उनको टिकट दिया गया। एक सीधी सी बात है, ये तो सब गलत ही है। और देखो मुझे याद नहीं रहता है, उसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि आपको भी लगेगा आश्चर्य या फिर उसका खुशी मनाए या दुख या फिर हंसे इसके पर। क्यों कि इतने काफी बड़ा लिस्ट हो चुका है आज कि मैं क्या कोई भी याद नहीं रख सकता। आज रोज नेता है, कोई ना कोई आएगा, वो 200 लेके चले आए, वो 500 लेके चले आए, वो 5000 कार्यकर्ता को लेके चले आए। तो बोल सकता है कि भर्ती में आए वो ऐतिहासिक है, उसके पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है हिस्टोरिकल है ये माइग्रेशन जो है वो कांग्रेस में बीजेपी की तरफ का। तो ये सब बोल रहे हैं जो चित्र है ऑल ओवर, उसमें मैंने बोला ना जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बौद्धिक क्लास, वो चुपचाप बैठा देखा रहा है, उसको भी समझ में तो सब कुछ आ ही रहा है। देखो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनको समझाने की जरूरत नहीं होता है, वो सब समझते हैं। तो वो तो बहकने वाले हैं नहीं, जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। तो उसका भी कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलता है ना, और कुछ तो रिजल्ट आएगा, एक सीधी बात है। तो देखने वाली बात यही है अभी प्रशांत जी। जी जिसने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जो बीजेपी लगातार कांग्रेस मुक्त की बात करती रही है, भारत की बात करती रही है, वह कांग्रेस युक्त होती जा रही है। बल्कि और जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने उसमें या दूसरे अन्य दलों के नेता इतने दिखाई देते हैं कि कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वे नेपथ्य में जाते हैं दिखाई दे रहे हैं। और उसी वजह से भाजपा के अंदर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और अनेक सीटों पर वह दिखाई भी दे रही है। और जिस तरह से का अनुमान मोटा मोटा आपने बताया कि 5-7 सीट ऐसी हैं जहां पर अगर विपक्षी दल और मजबूती से लड़ाई लड़ लें तो भाजपा को वह नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं कहीं ना कहीं बन रही है गुजरात के अंदर। तो इन 5-7 सीटों को बीजेपी कैसे कवर करती है, जो विपक्षी दल है उन सीटों पर कैसे और मजबूती से फाइट करते हैं कि बीजेपी को गुजरात में चुनौती दे सके। कि गुजरात में अगर बीजेपी कुछ भी सीट लूज करती है तो एक देश में बड़ा मैसेज उसका रहेगा, इसमें कोई द्वारा राजनीतिक तौर पर। और इन्हीं शब्दों से आधारित चर्चा को विराम भी देते हैं। और जिस तरह से अब जिगर जी ने, रीना जी ने और गिरी जी ने पूरे गुजरात की राजनीति का जो परिदृश्य है उसका विस्तृत विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।